हे एवरीवन, कैसे हो सब? आई होप ऑल आर डूइंग वेल। सब बढ़िया, मजे में है। गुड। वेलकम बैक टू द चैनल। डियर फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो कि सीरीज चल रही है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में ना हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 26 जो सेक्शन नंबर 35। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि अब तक इसके जितने सेक्शंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं वो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो चलो फिर शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक को। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन नंबर 26 की, दैट इज कोर्ट टू ऑर्डर फॉरफीचर ऑफ प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म। फ्रेंड्स, इसको ना हम सीधा एक एग्जांपल के थ्रू ही समझते हैं कि ये सेक्शन क्या कह रहा है। तो फ्रेंड्स, ये एक पर्सन है ना, जो कहते हैं ये एक जो पर्सन है ना, ये इसका घर है, लेकिन पुलिस को ये शक है कि ये जो घर है ना, ये कैसी प्रॉपर्टी है? प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म की। इसका मतलब तो आप प्रीवियस वीडियो में समझ ही गए होंगे ना, मतलब ये टेररिज्म से कमाई गई प्रॉपर्टी है। मतलब ये जो घर है ये पुलिस को शक है कि प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म की रिलेटेड है ये। तो अब कहते हैं जो पुलिस है ना, वो इसके इस घर को अटैच भी कर सकती है और सीज भी कर सकती है। मान लो पुलिस के इसके घर को अटैच कर लेती है या उसने क्या है, सीज कर लिया। अब मामला जब कोर्ट पे जाएगा तो कोर्ट भी तो यार देखेगा ना कि क्या रियलिटी में ये जो प्रॉपर्टी है ये प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म की है या नहीं, है ना। हाँ, तो अब मान करके चलिए जो कोर्ट है सारे प्रूफ वगैरह देख के ये कंफर्म कर लेती है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म की ही है। तो अब कहते कोर्ट क्या है, इस प्रॉपर्टी को फोरफिट करने का ऑर्डर दे सकती है, हमेशा के लिए जब्त करने का ऑर्डर दे सकती है। लेकिन अगर मान लो ये पर्सन कहे मेरे ऊपर आज तक कभी कोई टेररिज्म का केस तो चला नहीं, मेरे ऊपर तो कोई टेररिज्म का आरोप नहीं है या ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर अब मेरी ये प्रॉपर्टी जब्त कैसे कर सकते हो? तो हमारा ये सेक्शन कहता है कि चाहे उस पर्सन के ऊपर कभी कोई केस टेररिज्म का चला हो, ना चला हो, या इवन हो सकता है जीता हो केस, लेकिन अगर ये साबित हो जाए ना कि प्रॉपर्टी जो है वो प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म से ही रिलेटेड है, तब भी क्या है, जो कोर्ट है वो इस प्रॉपर्टी को फोरफिट करने का ऑर्डर जो है वो दे सकती है। तो बस इतना ही बताया गया था ये सेक्शन में। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि अगर किसी प्रॉपर्टी पे ये बात कंफर्म हो जाती है कि हाँ जी इसका लेना देना प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म से ही है, मतलब टेररिज्म के थ्रू ही ये प्रॉपर्टी कमाई गई है, ये प्रॉपर्टी ली गई है, तो कोर्ट क्या है उसको फोरफिट करने का ऑर्डर दे सकती है। Clear? Good. Now let's talk about section number 27, that is issue of show cause notice before forfeiture of proceeds of terrorism. Friends, ये सेक्शन का मतलब पता क्या है? एग्जाम्पल से समझिएगा, ध्यान से सुनना इससे कि ये सेक्शन क्या कह रहा है। सबसे पहले तो कहते हैं ये ना एक पर्सन है, ठीक, और ये इसकी जमीन है, लेकिन यहाँ पे शक ये है कि इस बंदे के पास ये जो जमीन है ना वो प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म से रिलेटेड है। मतलब ये जो उसकी प्रॉपर्टी, ये जो लैंड है ना, ये उसने कैसे कमाई है? टेररिज्म से। तो अब यहाँ पे इसको फोरफिट करना है। लेकिन कहते अगर आपको किसी की भी प्रॉपर्टी को जो आपको लगता है कि वो प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म से रिलेटेड है और आप क्या है उससे फोरफिट करना चाहते हो ना, तो सेक्शन 27 कहता है कि आप उस जमीन को, मतलब वो कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, हो सकता है वो बिल्डिंग हो या कुछ भी, लेकिन वो प्रॉपर्टी आपको लगता है कि प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म से रिलेटेड है, तो उसको जब्त कर सकते हैं। हमें पता है कि हम उसको फॉरफिट कर सकते हैं, लेकिन कहते हैं फॉरफिट ऐसे ही डायरेक्टली नहीं। आपको शक हुआ कि ये इसकी जमीन प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म से रिलेटेड है और चलो जो इसे फॉरफिट कर लो, नहीं, उसके लिए कुछ कहते हैं प्रोसेस है लीगल जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो कहते हैं अगर आप इस प्रॉपर्टी को जब्त करना चाहते हैं तो पहले जिसकी वो प्रॉपर्टी है ना उसे आपको नोटिस भेजना पड़ेगा। उसे नोटिस भेजो कि तुम्हारी ये प्रॉपर्टी फॉरफिट की जाएगी, एंड साथ में उसमें रीजन दो, बताओ कारण क्या है, क्या रीजन है, क्यों आपको लगता है कि ये प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म से रिलेटेड है, क्यों आप फॉरफिट कर रहे हो। कहते उसे रीजन भी देना होगा आपको। इसके साथ साथ इस बंदे को भी, ये नहीं आपने अपने बात तो सामने रख दी कि हम तुम्हारी प्रॉपर्टी फॉरफिट करना चाहते हैं, हमें ऐसा लगता है कि ये प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म से रिलेटेड है, और इस बेचारे को उसकी बात बोलने का मौका न दो। तो ये सेक्शन कहता है पहले तो आप इसे नोटिस भेजोगे, आप इसको रीजन बताओगे और इसे भी इसकी बात रखने का मौका दोगे, इसे भी कोर्ट में सुनवाई का मौका दिया जाएगा, ये भी अपना मतलब पक्ष जो है वो रखेगा सामने। एक बात ये समझ गए आप,
दूसरी बात इस सेक्शन में कहते हैं कि अगर ये बंदा ना ये प्रूव कर दे कि इसने ये प्रॉपर्टी जो खरीदी है वो बोनाफाइड ट्रांसफर के रूप में खरीदी है। फ्रेंड यहाँ पे बोनाफाइड का मतलब आ गया गुड फेथ में खरीदी है। वो कहता मुझे नहीं पता था, सच्ची में मुझे ये बात नहीं पता था कि मैं जो ये जमीन खरीद रहा हूँ, मेरे पास जो ये प्रॉपर्टी है, इसका लेना देना टेररिज्म से रिलेटेड था। अगर वो ये बात प्रूव कर दे कि वो तो बोनाफाइड ट्रांसफर ही है, उसने तो गुड फेथ में पूरी ईमानदारी से ये जमीन खरीदी है, अगर ये बात प्रूव हो जाए तब भी कहते क्या है, फिर उसकी ये प्रॉपर्टी को फॉरफिट नहीं किया जाएगा। अगली बात बोल रहे हैं, मान लो कहते कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो है तो प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म से रिलेटेड, लेकिन वो पेरिशेबल नेचर की है। पेरिशेबल मतलब जो जल्दी खराब हो जाती है। तो फिर पेरिशेबल जो प्रॉपर्टी होगी ना, उसे क्या है कहते कोर्ट सेल करने का ऑर्डर दे सकती है कि इसे बेच दिया जाए इस प्रॉपर्टी को। और बेच के सवाल ये उठता है पैसा तो आएगा, तो उस पैसे का क्या किया जाएगा? तो कहते हैं उस प्रॉपर्टी को बेच करके जो पैसा आएगा ना, उसे सीआरपीसी का जो सेक्शन नंबर 459 है ना, उसके अकॉर्डिंगली मैनेज किया जाएगा। इतना भी सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करी गई है, लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी पेरिशेबल नेचर की नहीं है, जैसे अब ये जमीन है, ये पेरिशेबल नेचर की थोड़ी है, तो कहते हैं अगर कोई प्रॉपर्टी नॉन पेरिशेबल है, मतलब वो पेरिशेबल नेचर की नहीं है, तो वहां पे क्या है, कोर्ट क्या है, उस प्रॉपर्टी के लिए एक सरकारी ऑफिसर, मतलब एक गवर्नमेंट के ऑफिसर को क्या है, उस प्रॉपर्टी के लिए एडमिनिस्ट्रेटर बना सकती है। एडमिनिस्ट्रेटर बोले तो वो उस प्रॉपर्टी को उसे प्रबंधक बना सकती है, ठीक है। और वो जो भी ऑफिसर होगा, उस प्रॉपर्टी को जो भी कोर्ट ने उसको रूल्स दिए हैं, जो भी उसको गाइडलाइंस दिए हैं, उसी तरीके से उस मुताबिक ही उस प्रॉपर्टी को वो रखेगा, मैनेज करेगा या संभालेगा। आई होप ये सभी को ये सेक्शन भी क्लियर हो गया फ्रेंड्स। बस इसमें इतना ही बताया गया था कि अगर किसी की प्रॉपर्टी आपको लगता है कि वो प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म से रिलेटेड है और आप उसकी इस प्रॉपर्टी को फॉरफिट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो इस बंदे को नोटिस भेजो, ठीक है जी। इसे रीजन बताओ, क्या कारण है, आपने अपना काम पूरा करा, इसको नोटिस दे दिया, रीजन बता दिया। अब इसे भी बोलने का मौका दो, अपना पक्ष रखने का क्या है, मौका दो, ठीक है। इसने अपना पक्ष रख दिया और उस दौरान इसने ये साबित कर दिया कि इसने जो ये प्रॉपर्टी खरीदी है वो गुड फेथ में खरीदी है, पूरी ईमानदारी के साथ खरीदी है, इसे नहीं पता था उसका लेना देना टेररिज्म से है, तब फिर इसकी ये प्रॉपर्टी क्या है, फॉरफिट नहीं की जाएगी। और इतना समझ गए ना आप लोग। लेकिन अगर पेरिशेबल नेचर के तो बोलो बिल्कुल ठीक, फिर उस पैसे, उसको प्रॉपर्टी को बेच के जो पैसा आया है उसे सीआरपीसी के सेक्शन 459 के अकॉर्डिंगली क्या किया जाएगा, बोलो हाँ जी, मैनेज किया जाएगा। दूसरी बात, अगर वो नॉन पेरिशेबल है फ्रेंड्स, फिर बोलो क्या किया जाएगा, बिल्कुल ठीक, फिर उस प्रॉपर्टी के लिए गवर्नमेंट ऑफिसर को एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में रखा जाएगा, जो कोर्ट के सारे रूल्स को फॉलो करते हुए ही उस प्रॉपर्टी को संभालेगा। सो आई होप मैंने एक बार आपको साथ साथ क्विक रिवीजन भी करा दी है, समझ आ गया, गुड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 28, दैट इज अपील। इसको भी ना फ्रेंड्स एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान करके चलिए ये जो एक पर्सन है ना, उसकी ये बिल्डिंग है, लेकिन हम तो पता ही अब कब से ये समझ रहे हैं कि क्या लगता है पुलिस को, बिल्कुल ठीक, इसका लेना देना किससे है, टेररिज्म से। कहते हैं ये प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म की प्रॉपर्टी है, तो पुलिस क्या करेगी, इसे अटैच या सीज करेगी, राइट। और तो और अभी अभी हमने सेक्शन 26 में समझा है ना कि अगर कोर्ट में ये बात कंफर्म हो जाए तो वो उस बिल्डिंग को या उस प्रॉपर्टी को क्या है, फॉरफिट करने का ऑर्डर दे सकती है। अब फ्रेंड्स मान करके चलिए इसकी ये जो बिल्डिंग है, कोर्ट में ये कंफर्म हो जाता है कि ये प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म से रिलेटेड है, तो सेक्शन 26 के तहत क्या है, कोर्ट इस बिल्डिंग को फॉरफिट करने का ऑर्डर दे देती है। बट ये जो पर्सन है ना, इस फैसले के अगेंस्ट है, सहमति नहीं है वो इस बात से। वो कह रहा है नहीं यार, मैंने ये बिल्डिंग पूरी ईमानदारी से खरीदी थी, ये फैसला मुझे आपका बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। तो अब कहते हैं ये पर्सन क्या करे, तो फ्रेंड सेक्शन 28 क्या है, इसे अपील करने का मौका देता है। सेक्शन 28 कहता है कि ये जो पर्सन है ना, अब 1 महीने के अंदर अंदर, कहते हैं विद इन 1 मंथ, हाई कोर्ट में जाकर के अपील कर सकता है। अब ये जाएगा क्योंकि जिस कोर्ट ने ऑर्डर दिया उसने तो इसको फॉरफिट करने का ऑर्डर दे दिया, अब उसके भी ऊपर जो उसकी हाई कोर्ट होगी ना, उस कोर्ट की, उस कोर्ट में क्या है, ये 1 महीने के अंदर अंदर अपील करेगा। अब फैसला आएगा हाई कोर्ट का। अब हमें पता है फ्रेंड्स 2 ही तरह के फैसले आएंगे, या तो यहाँ पर अब वो जो हाई कोर्ट है ये कहेगी कि प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म से ही जुड़ी हुई है ये बिल्डिंग, तो क्लियर है कि फिर तो इसकी बिल्डिंग फॉरफिट होगी ही होगी,
है ना। अच्छा, लेकिन लेकिन अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इसी पर्सन के फेवर में डिसीजन आ जाए। तो कहते हैं अगर हाई कोर्ट ये कह दे कि हाँ ये जो बिल्डिंग है इसका प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म से लेना देना नहीं है, या फिर ये प्रूव हो जाए कि इसने ये बिल्डिंग क्या है गुड फेथ में खरीदी है, तो क्या होगा। कहते अब ये जो इसको फोरफिट का ऑर्डर दिया गया था इस बिल्डिंग के लिए, वो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। मतलब इस पर्सन को इसकी ये बिल्डिंग क्या है वापस मिल जाएगी। लेकिन कहानी में फिर से एक छोटा सा ट्विस्ट, अब वो क्या है सोचो जरा तुम लोग। अच्छा मैं ही बताती हूँ, लेकिन जिसने सोच लिया था ना वेरी गुड। तो सुनो फ्रेंड्स, अगर तो मान लो ये बिल्डिंग अभी तक जो हाई कोर्ट से पहले वाली कोर्ट जिसने फैसला लिया था है ना, उसने इसको बेचने का किसी को ऑर्डर नहीं दिया था, या मान लो अभी तक ये बिल्डिंग किसी और को बेची नहीं गई थी, तब तो ठीक है, तब तो इसको इसकी बिल्डिंग रिटर्न कर पाएंगे वो लोग। लेकिन मान लो अगर ये बिल्डिंग किसी और को बेची जा चुकी है पहले ही, तो अब ये कहेगा अरे हाई कोर्ट ने तो बोल दिया, उसने तो ये बात मान ली है कि ये बिल्डिंग प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म से रिलेटेड नहीं है, लेकिन बिल्डिंग किसी और को पहले बिक चुकी है, अब इसकी बिल्डिंग तो इसको वापस मिलेगी नहीं। तो यहाँ पे फिर ये सेक्शन कहता है कि ऐसे सिनेरियो में फिर पता क्या होगा फ्रेंड्स, इस बिल्डिंग की जितनी कीमत है ना उतना पैसा साथ ही साथ इंटरेस्ट भी इसको मिलेगा। मतलब एक तो उस बिल्डिंग की जितनी प्रॉपर्टी मतलब जितनी वैल्यू उस प्रॉपर्टी की, वो वैल्यू के हिसाब से तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा, साथ में इंटरेस्ट ऐड करके उस पर्सन को वो पैसा दिया जाएगा। सो आई होप आप लोग सेक्शन नंबर 28 भी अच्छे से समझ गए होंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 29, दैट इज ऑर्डर ऑफ फॉरफीचर नॉट टू इंटरफेयर विद अदर पनिशमेंट्स। ये सेक्शन का पता क्या मतलब है फ्रेंड्स। सपोज करो अब ये जो पर्सन है ना, पुलिस ये पाती है कि ये जो पर्सन है ना इसका टेररिज्म एक्टिविटीज से लेना देना है, मतलब ये इलीगल एक्टिविटीज करता है, ऐसा इसके ऊपर आरोप लगा हुआ है। तो ऐसे सिनेरियो में क्या है, कहते हैं पुलिस जो इसकी प्रॉपर्टी है ना उसे भी क्या है प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म मान करके क्या है जब्त कर लेती है, फॉरफिट कर लेती है। अब मैंने क्या बोला आपको कि ये जो पर्सन है इसके ऊपर आरोप है कि ये टेररिज्म एक्टिविटीज से इसका लेना देना है और इसकी प्रॉपर्टी भी प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म से रिलेटेड है, तो इसकी प्रॉपर्टी जो है वो तो फॉरफिट हो गई। अब ये पता क्या सोच रहा है, कह रहा प्रॉपर्टी मेरी जब्त कर ली गई है, मैं तो बच गया, मुझे थोड़ा ना कोई कुछ कहेगा, मेरी प्रॉपर्टी तो ये तो जब्त कर ली है, तो इसका मतलब मैं सेफ हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, जो होना था मेरी प्रॉपर्टी के साथ हो गया, प्रॉपर्टी मेरी जब्त हो गई है, मतलब मैं सजा से बच गया हूँ। ये पर्सन ऐसा सोच रहा है। यार मुझे आप लोग बताओ क्या इसका ये सोचना ठीक है? आपको क्या लगता है अगर इसके ऊपर टेररिज्म एक्टिविटीज का आरोप है, इसकी प्रॉपर्टी टेररिज्म से रिलेटेड है, प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई है, तो क्या मुझे बताइए इसका ये सोचना ठीक है कि इसको अब कोई सजा नहीं मिलेगी क्योंकि प्रॉपर्टी तो जब्त कर ही ली है, अब कह रहे मुझे क्यों कुछ अलग से सजा मिलेगी? ये ना ऐसा सोच रहा है। आप बताओ क्या ये ठीक सोच रहा है? अगर आपका जवाब है कि ये ठीक सोच रहा है तो आपका जवाब गलत है, लेकिन मुझे पता है आप सभी बहुत इंटेलिजेंट हो, आपका जवाब यही होगा कि ये गलत सोच रहा है। तो वेरी गुड फ्रेंड्स, बिल्कुल ठीक, ये बंदा गलत सोच रहा है, क्योंकि कहते हैं इसकी प्रॉपर्टी फॉरफिट हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि ये अब कोई भी क्राइम कर ले इसको सजा नहीं मिलेगी, इसको सजा मिलेगी ही मिलेगी। कहते हैं यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी फॉरफिट होने का मतलब ये नहीं है कि अब ये खुद जेल जाने से या फाइन लगने से बच गया, बिल्कुल भी नहीं। कहते कि अगर चैप्टर 4 या चैप्टर 6 के रिलेटेड किसी भी ऑफेंस का मतलब ये करता है, अपराध को करता है, क्राइम को करता है, तो इसको सजा मिलेगी ही मिलेगी। अब वो सजा जेल भी हो सकती है, फाइन भी हो सकता है, बोथ भी हो सकता है, दोनों जेल और फाइन, लेकिन सजा मिलेगी ही मिलेगी। इन शॉर्ट बस ये सेक्शन यही कहता था कि अगर आपकी प्रॉपर्टी फॉरफिट हो गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अलग से अगर कोई और क्राइम करते हो और आपको ये सोचो कि मुझे उसकी सजा नहीं मिलेगी, तो ऐसा सोचना गलत है। प्रॉपर्टी फॉरफिट होगी ठीक है, लेकिन अगर आप कोई क्राइम कर रहे हो तो आपको सजा मिलेगी ही मिलेगी। कि प्रॉपर्टी का फॉरफिट होने का मतलब आप सजा से बच गए हो, ये बिल्कुल नहीं है। सो आई होप आप लोगों को सेक्शन 29 भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना? गुड। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 30, दैट इज क्लेम बाय थर्ड पार्टी। अब फ्रेंड्स सपोज करो ये जो है ना बिल्डिंग, ये ना प्रॉपर्टी पुलिस को क्या लग रहा है कि प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म से रिलेटेड है, तो वो क्या करेंगे हमें पता है, अटैच या सीज करेंगे, ठीक है। तो मान लो इस प्रॉपर्टी को क्या है
फॉरफिट करने का ऑर्डर मिलता है। लेकिन इतने में ये थर्ड पार्टी, ये एक बंदा आता है, कहता है अरे ये तो मेरी बिल्डिंग है, इसका ये कोई टेररिज्म से लेना देना नहीं है, ये बिल्कुल भी इलीगल प्रॉपर्टी नहीं है, अरे मेरी ईमानदारी की कमाई से बनाई गई बिल्डिंग है ये। तो फिर कहते हैं इसके पूरे क्लेम को अब देखा जाएगा, सुना जाएगा कि ये क्या। अब ये थर्ड पार्टी कौन यहाँ पे बोल रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे कहते हैं वो बंदा जो इस बिल्डिंग का असली मालिक है, जो लीगली इस प्रॉपर्टी का हक रखता है, जो उसका लीगल ऑनर है, उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे कहते हैं कि पहले इस प्रॉपर्टी को क्या समझा गया था कि ये प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म से रिलेटेड है, तो इसको फोरफिट करने का ऑर्डर आता है। लेकिन वो पर्सन जो ओरिजिनली उसका लीगल ऑनर है, जो असली उसका मालिक है, वो आके क्लेम करता है कि नहीं जी ये तो मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरी बिल्डिंग है और इसका क्या है, टेररिज्म से कोई लेना देना नहीं है, ये एकदम लीगल प्रॉपर्टी है। ये इस बात का क्लेम कर रहा है, दावा कर रहा है कि ये प्रॉपर्टी इलीगल नहीं है, ये उसकी प्रॉपर्टी है और ईमानदारी से बनाई गई प्रॉपर्टी है। तो कहते हैं अब जब इसने ये क्लेम करा है, अगर कोई आके दावा करता है इस बात का, तो सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, उसको इन्वेस्टिगेट तो किया जाएगा ना। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब कोई पर्सन आकर के ऐसा क्लेम करता है तो उसके उस दावे को इन्वेस्टिगेट कौन करेगा? तो फ्रेंड्स वो इन्वेस्टिगेशन करेगा डीए। डीए मतलब डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। डेजिग्नेटेड अथॉरिटी आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में समझ लिया है कि वो पर्सन होता है जो इस तरह के केसेस को क्या है, लीगली रिव्यू करता है। तो फ्रेंड्स कहते हैं कि अगर कोई पर्सन इस तरह से आके क्लेम करता है ना, तो जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है ना, वो उसके क्लेम को, उसके उस दावे को, उसकी बात को क्या है, पूरी जांच करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा कि ये पर्सन जो कह रहा है वो सही है या नहीं। अब सपोज करो यार ये जो भी डीए है, जो भी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है, एक एक्सपीरियंस्ड बंदा ही होगा ना, अगर वो समझ जाता है एवं टाइम वेस्ट करने के लिए आ गया है, टाइम वेस्ट करने के लिए झूठे क्लेम कर रहा है, तो कहते हैं फिर वो कोई जांच नहीं करेगा, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा। ठीक है, मतलब अगर डीए को लगता है कि ये बंदा जो इसके ऊपर क्लेम करने आ गया है, ये सिर्फ हमारी टाइम वेस्ट करने के लिए आया है, इसका और कुछ पर्पस नहीं है, बस केस को डिले करने के चक्कर में आया है, तो वो फिर वो क्या है, कहते कोई जांच पड़ताल नहीं करेगा, फिर उसको दावे को सीरियसली लेगा ही नहीं डीए। ठीक है, लेकिन अगर कहते हैं डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को लगता है ये सही क्लेम कर रहा है, हमें एक बार इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, इसकी बात में दम है, और वो पूरी क्या इन्वेस्टिगेशन करता है, पूरी जांच करता है, पूरी एंड सारी जांच पड़ताल, सारी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अगर ये बात सच निकल आती है कि ये जो भी पर्सन क्लेम कर रहा था वो बिल्कुल सही था, ये प्रॉपर्टी का टेररिज्म से कोई लेना देना नहीं, ये वाकई में एक लीगल प्रॉपर्टी ही है, तब कहते जो फॉरफिट का ऑर्डर दिया गया था ना, जो नोटिस था, वो क्या है, कैंसिल कर दिया जाएगा। मतलब इसको फॉरफिट करने का जो नोटिस दिया गया था ना, उस नोटिस को कैंसिल कर दिया जाएगा। दैट मीन्स ये प्रॉपर्टी क्या है, अब फॉरफिट नहीं करी जाएगी। सो आई होप आपको सेक्शन 30 भी क्लियर हो गया। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 31, दैट इज पावर्स ऑफ डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। अब तक हमने ये तो देख लिया ना, समझ लिया है कि जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी होता है वो क्या इस तरह के मामलों को लीगली रिव्यू करता है। लेकिन अगर किसी पर्सन को आप ये कह रहे हो कि हाँ आप इस मामले को पूरा लीगली रिव्यू कर सकते हो, अपना फैसला दे सकते हो, तो उसके हाथ में फ्रेंड्स कुछ पावर्स भी तो चाहिए ना। तो अब यही हम देखेंगे कि फिर उस डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के पास पावर्स क्या क्या होती हैं। मान करके चलिए ये वो पर्सन है, कौन है, ये है डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, और ये पर्सन क्या है, कहते इसको जो पावर्स दी गई है ना, वो वही इसके पास भी है जो कि एक सिविल कोर्ट के पास होती है। तो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के पास कहते हैं सिविल कोर्ट जैसे ही पावर्स होती हैं। अब आप समझ गए होंगे, मतलब ये है ये किसी भी गवाहकार को बुला सकता है, किसी भी डॉक्यूमेंट को चेक कर सकता है, सबूत मंगा सकता है। ठीक है, तो ये तो हम समझ ही रहे हो कि जो जो सिविल कोर्ट के पास पावर्स होती हैं, जैसे वो किसी को भी गवाहकार बुला लेती हैं, ठीक है, सारे सबूत देखती हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी रिकॉर्ड मंगवा सकती हैं, ठीक उसी तरह से ही एक डेजिग्नेटेड जो अथॉरिटी है उसे भी ये पावर्स दी गई है। तो ये तो बहुत सिंपल सेक्शन था, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, नाउ माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 32, दैट इज सर्टेन ट्रांसफर्स टू बी नल एंड वॉइड। ये क्या बात बनी, चलिए समझते हैं। फ्रेंड्स ये ना एक बिल्डिंग है कैसी, प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म से रिलेटेड, ये भी एक बिल्डिंग है। मान लीजिए ये जो बिल्डिंग है उसे ना प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म की बिल्डिंग समझ करके ना सीज कर लिया गया है। ऐसे ही ये जो है इसे भी फॉरफिट का नोटिस दिया गया है।
अब ये बंदा पता क्या सोच रहा है, ये पर्सन सोच रहा है, कहते क्यों ना यार इससे पहले कि फाइनली इसे फॉरफिट करने का ऑर्डर मिल जाए, मैं पहले ही इलीगल तरीके से क्यों ना इन्हें किसी को या तो बेच दूं या ट्रांसफर कर दूं। तो कहते अगर क्या है किसी की प्रॉपर्टी को फॉरफिट करने का नोटिस दिया गया है या उसे सीज करा गया है और वो पर्सन क्या है उसको इलीगल तरीके से किसी को बेचने या ट्रांसफर करने की कोशिश करता है ना, तो कोर्ट यहाँ पे कहते हैं उसके इस तरह के ट्रांसफर को ना बिल्कुल इग्नोर करेगा, वो ध्यान ही नहीं देगा, इग्नोर। ठीक, और अगर फाइनली अगर कहते हैं इस बिल्डिंग को फॉरफिट करने का ऑर्डर मिल गया, तो उसके बाद तो कहते हैं अगर इसको किसी को ट्रांसफर करने की आप कोशिश करते हो तो वो एकदम से नल वाइड माना जाएगा। यहाँ पे वाइड का मतलब ये है कि अगर एक बार क्या है किसी भी प्रॉपर्टी को फॉरफिट करने का ऑर्डर मिल गया और उसके बाद अब उससे किसी और को ट्रांसफर करते हो तो उस ट्रांसफर की कोई लीगल वैल्यू ही नहीं रहती, एकदम वाइड, नथिंग, कोई लीगल वैल्यू नहीं रहेगी उस ट्रांसफर की। समझ गए फ्रेंड्स? तो ये भी सिंपल था सेक्शन। आई होप आपको सेक्शन नंबर 32 भी समझ में आ गया होगा, लेकिन अब सेक्शन नंबर 33 ध्यान से समझना, ठीक है? नाउ माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 33, दैट इज फॉरफिचर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन पर्संस। फ्रेंड्स, ये सेक्शन को मैंने अभी पहले भी आपको बोला कि इसे जरा ध्यान से समझना, ठीक है? इंपॉर्टेंट भी है, इंपॉर्टेंट तो सारे हैं पर इसको जरा ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें 3 केस बताए गए हैं और अब तीनों में ना कंफ्यूज ना हो जो, इसलिए एकदम ध्यान से समझना। सबसे पहला सिनेरियो इसमें पता कौन सा आता है? टेररिज्म रिलेटेड प्रॉपर्टी फॉरफिचर। इसका मतलब ये है, मान करके चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको प्रॉपर एग्जांपल के साथ तीनों सिनेरियो समझाऊंगी। तो सबसे पहले हमारा सिनेरियो क्या है, जब टेररिज्म रिलेटेड किसी प्रॉपर्टी को फॉरफिट किया जाता है। मान करके चलिए फ्रेंड्स, ये जो है ना पर्सन, ये एक बिजनेसमैन है और सीक्रेटली ये पता क्या कर रहा था, टेररिज्म के ग्रुप को ना फंड भेज रहा था। अब हमें पता है जरूरी नहीं है कि जो प्रॉपर्टी आप टेररिज्म से कमाते हो सिर्फ उसे ही प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म बोलते हैं, जो प्रॉपर्टी का यूज टेररिज्म के लिए हो रहा है उसे भी प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म बोलते हैं। ये तो आप समझते हो ना? हाँ, तो फ्रेंड्स क्योंकि यहाँ पे ये जो फंड था वो टेररिज्म को भेज रहा था, तो मतलब किसके यूज के लिए हो गया? इलीगल एक्टिविटीज के लिए, तो ये भी क्या है? प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म। तो अब एग्जांपल सुनो, ये एक पर्सन जो कि बिजनेसमैन है, सीक्रेटली ये क्या कर रहा था, टेररिज्म के ग्रुप को फंड भेज रहा था। अब पुलिस को इस बात का पता चल गया कि ये जो बिजनेसमैन है उन लोगों की गैंग को क्या है, पैसा भेजता है। तो जाहिर सी बात है अब हमारे यूएपीए एक्ट के तहत क्या है, इसके ऊपर केस चलेगा। तो केस के ट्रायल के दौरान ही कहते हैं जो कोर्ट है ना, इसकी प्रॉपर्टी को अटैच करने का ऑर्डर दे सकती है। प्रॉपर्टी बोले तो इसका घर, गाड़ी, इसका बैंक अकाउंट, ये सब कुछ क्या है, जब्त किया जा सकता है केस के ट्रायल के दौरान ही। अब केस चल रहा है, ठीक है? अगर केस में कहते ये बात प्रूव हो गई कि हाँ सच्ची में ये ऐसा ही कर रहा था, ये उनकी गैंग को क्या है, फंड भेज रहा था, तो कहते गवर्नमेंट क्या है, तो कहते जो कोर्ट है ना वो क्या है, इसकी ये सारी प्रॉपर्टी को क्या है, गवर्नमेंट के नाम पे ट्रांसफर करने का ऑर्डर दे सकती है। और ऐसे सिनेरियो में ना फिर इस बंदे की जो फैमिली है वो उस प्रॉपर्टी को वापस लेने के लिए भी कुछ नहीं कर सकती, वो किसी भी तरह से मांग नहीं सकती, क्लेम नहीं कर सकते कि नहीं हमारी प्रॉपर्टी प्लीज हमें वापस कर दीजिए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो पहला सिनेरियो फ्रेंड्स आप लोग समझ गए कि अगर कोई पर्सन क्या है, टेररिज्म रिलेटेड इसके पास प्रॉपर्टी है, जैसे हमने इस एग्जांपल में देखा कि एक बिजनेसमैन क्या है, उनकी गैंग को, टेररिज्म की गैंग को फंड भेज रहा था। जब केस ट्रायल पर है अभी, उसी दौरान कहते कोर्ट क्या है, इसकी प्रॉपर्टी को अटैच करने का ऑर्डर दे सकती है, अटैच कर सकती है। और जब केस में अब प्रूव हो गया कि ये बात सही ही थी, ये सिर्फ फंड भेज ही रहा था, तब तो उसके सारी की सारी प्रॉपर्टी को कोर्ट यहाँ पे ऑर्डर दे सकती है कि सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के नाम ट्रांसफर कर दी जाए, इसे कुछ नहीं मिलेगा। और ऐसे सिनेरियो में इसकी फैमिली भी अपनी प्रॉपर्टी को वापस देने के लिए क्लेम नहीं कर सकती है। तो आई होप आप लोगों को इसका पहला सिनेरियो सभी को समझ में आ गया। फ्रेंड्स अब बात करते हैं इसके केस 2 के बारे में। सेकंड केस बात करता है रिलेटेड टू फेक करेंसी रिलेटेड प्रॉपर्टी फॉरफिचर। पहले सिनेरियो में हमने क्या देखा था, टेररिज्म रिलेटेड प्रॉपर्टी फॉरफिट करी गई, राइट? अब सेकंड सिनेरियो में हम क्या समझ रहे हैं, फेक करेंसी के रिलेटेड क्या है, जब आपकी प्रॉपर्टी फॉरफिट करी जाती है। तो फ्रेंड्स मान के चलिए ये जो पर्सन है ना, इसका ना प्रिंटिंग प्रेस का काम है।
पर सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए सीक्रेटली ये पता क्या कर रहा था, अपनी प्रिंटिंग प्रेस में ना हाई क्वालिटी के फेक करेंसी नकली नोट छाप रहा था ये। अब एक दिन पता क्या होता है, पुलिस की रेड पड़ती है। जब कहते पुलिस की रेड पड़ती है तो पुलिस को क्या है, इसके पास से 20 लाख रुपए के फेक नोट्स मिलते हैं। क्योंकि पुलिस को कहते 20 लाख रुपए के फेक नोट्स मिले। तो फ्रेंड्स जितने नकली नोट मिले ना, उतनी ही वैल्यू की इसकी प्रॉपर्टी क्या है, कोर्ट अटैच करने का ऑर्डर दे सकती है। क्योंकि हमारे एग्जाम्पल में हमने क्या बात करी है कि 20 लाख के फेक नोट्स मिले हैं, तो यहाँ पे कोर्ट अब ऑर्डर दे सकती है कि 20 लाख की वैल्यू जितने ही इसकी जो प्रॉपर्टी है ना, उससे अटैच कर लिया जाए। ये तो एक बात हुई कि जितने आपको पैसे मिले उतनी ही क्या है प्रॉपर्टी, उतनी वैल्यू की ही अटैच होगी। दूसरी बात, अगर मान लो कोर्ट में ये प्रूव हो जाए कि इसका फुल टाइम बिजनेस ही क्या है, नकली नोट बनाने का, मतलब ये फेक करेंसी बनाने का बिजनेस ही चला रहा है, तो ऐसे सिनेरियो में कोर्ट कहते हैं ये ऑर्डर दे सकती है कि इसकी जो प्रॉपर्टी है वो हमेशा के लिए क्या है, गवर्नमेंट के नाम पे ट्रांसफर कर दी जाए। मतलब हमेशा के लिए क्या है, वो फॉरफिट। समझ गए फ्रेंड्स, ये सिनेरियो भी समझ गए कि अगर कोई क्या है फेक करेंसी बनाता है तो जितने की उसकी करेंसी बनाई है उतनी ही वैल्यू की उसकी प्रॉपर्टी क्या है, जब्त कर ली जाएगी। लेकिन अगर ये प्रूव हो जाए कि उसका बिजनेस ही इस काम का है फेक करेंसी बनाने का, तो उसकी प्रॉपर्टी हमेशा के लिए क्या है, गवर्नमेंट के नाम पे ट्रांसफर हो जाएगी। दैट मीन्स इस सिनेरियो में भी क्या है, फिर वो बंदा अपनी प्रॉपर्टी को वापस लेने के लिए या उसकी फैमिली क्या है वापस लेने के लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं। आई होप आपको दो सिनेरियो समझ में आ गए। तो फ्रेंड्स फिर अब बात करते हैं इसके सिनेरियो नंबर 3 की। केस 3 कहता है कि सपोज करो यार, ये जो पर्सन है इसके ऊपर केस चल रहा है कि इसने या तो टेररिज्म को फंड दिया या टेररिज्म से प्रॉपर्टी ली है इसने, मतलब इसके पास जो प्रॉपर्टी है वो प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म से रिलेटेड है। अब केस चल रहा है, लेकिन केस ट्रायल के दौरान ही अगर कहते ये जो पर्सन है जिसके ऊपर केस चल रहा था वो पर्सन भाग जाए या उसकी डेथ हो जाए, तो कहते हैं चाहे वो पर्सन की डेथ हो गई है या फिर वो केस ट्रायल के दौरान ही भाग गया है, मतलब हो सकता है वो देश छोड़ के चला गया या कोई भी रीजन, तो भी कहते अगर ये कोर्ट के पास एकदम स्ट्रॉन्ग पक्का सबूत है, स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि वो प्रॉपर्टी जो है वो प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म की ही है, तो भी वो प्रॉपर्टी क्या है जो कोर्ट है वो जब्त कर सकती है, उसे गवर्नमेंट के नाम पे कर सकती है। देखो अब ये पर्सन तो यहाँ तो भाग चुका है या इसकी डेथ हो चुकी है, क्लेम तो नो डाउट पीछे फैमिली ही करेगी, तो कहते हैं यहाँ पे फैमिली क्लेम नहीं कर सकती। अगर वो क्लेम करती भी है तो उन्हें वो प्रॉपर्टी वापस नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर्टी इलीगल फंड से बनी है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म से रिलेटेड है। तो इसका मतलब थर्ड सिनेरियो हमें यही समझाता है कि ये बात मैटर नहीं करती कि वो पर्सन भाग चुका है या उसकी डेथ हो चुकी है तुझे अब प्रॉपर्टी बच जाएगी, नहीं। अगर कोर्ट के पास ये स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि वो प्रॉपर्टी प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म से ही रिलेटेड है, तो वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के नाम पे होगी ही होगी, वो फॉरफिट हो ही गई, वो प्रॉपर्टी मतलब फॉरफिट होगी ही। सो आई होप आप सभी को सेक्शन नंबर 33 भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वेरी गुड। लेकिन फ्रेंड्स अभी तक हमने जितने भी सेक्शंस कवर करे, आपको किसी भी सेक्शन में कोई भी डाउट है तो बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड एक बार और, अगर आपको सेक्शन सारे समझ में आ रहे हैं और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन के बारे में। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 34, दैट इज कंपनी टू ट्रांसफर शेयर्स टू गवर्नमेंट। ये भी एग्जांपल से समझते हैं। मान करके चलिए फ्रेंड्स, ये जो पर्सन है ना, ये ना इस XYZ कंपनी का क्या है, शेयर होल्डर है। ये इस कंपनी के शेयर होल्डर है, लेकिन पता क्या होता है, इस पर्सन के ऊपर ना टेररिज्म फंडिंग का केस चल रहा होता है। टेररिज्म फंडिंग का केस बोले तो मतलब यहाँ पे इसके ऊपर ये केस चल रहा है कि ये क्या टेररिज्म को फंड भेजता था या टेररिज्म से फंड ले रहा था, मतलब इस तरह का केस चल रहा है इसके ऊपर। तो कोर्ट जब ना ये बात प्रूव होगी कोर्ट में कि ये टेररिज्म फंडिंग करता है, तो कोर्ट क्या करती है, इसके जो शेयर्स थे ना, शेयर्स इसके पास थे इस XYZ कंपनी के, कोर्ट ऑर्डर देती है कि इसके जो शेयर्स है ना उन्हें गवर्नमेंट के नाम पे ट्रांसफर कर दिया जाए। तो अब ये तो हमें पता है वो काम तो कंपनी ही करेगी जिसके वो शेयर्स थे, तो कहते हैं अब कंपनी क्या ऐसा करेगी या नहीं करेगी। अब मान लो कहते कंपनी कह रही है, इसको पता चल गया कि ये जो इसका शेयर होल्डर था ना, इसको तो ऑर्डर मिल गया कि इसके शेयर्स को गवर्नमेंट के नाम पे ट्रांसफर कर दिए जाए। कंपनी पता क्या कर रही है फ्रेंड्स,
वो चेक कर रही है हमारे कंपनी सेक्टर में ऐसा कुछ लिखा है कि नहीं, हम ऐसे शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। वो ना अपने एओए, जो उनका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है जिसमें कंपनी के इंटरनल रूल्स मेंशन किए जाते हैं, कंपनी ना अपने एओए को चेक कर रही है, कहती है वहां पे तो ऐसा कुछ नहीं लिखा कि हम ऐसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये सेक्शन 34 पता क्या कहता है कि कंपनीज के एक्ट में चाहे ऐसा कुछ लिखा हो या ना लिखा हो, आपकी कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चाहे इसके रिलेटेड कुछ लिखा हो या ना लिखा हो, वो मैटर ही नहीं करता, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर आया है कि इसके शेयर्स को गवर्नमेंट के नाम पे ट्रांसफर करना है, तो दैट मीन्स आपको ट्रांसफर करने ही पड़ेंगे। तो इसका मतलब ये है कि क्योंकि कोर्ट ने इसके शेयर्स को ट्रांसफर करने को बोला है गवर्नमेंट के नाम पे, तो अब ये कंपनी क्या करेगी, उन शेयर्स को गवर्नमेंट के नाम पे रजिस्टर कर देगी। तो सिंपली फ्रेंड्स बस ऐसा ही था कि अगर किसी बंदे के पास किसी कंपनी के शेयर्स हैं और उस बंदे के ऊपर टेररिज्म से रिलेटेड क्या है केस चल रहा है और कोर्ट उसके शेयर्स को क्या है गवर्नमेंट के नाम पे ट्रांसफर करती है, तो कंपनी को उन शेयर्स को गवर्नमेंट के नाम पे ट्रांसफर करना ही पड़ेगा। यहाँ पे अब कंपनी ये नहीं देखेगी कि कंपनी एक्ट में क्या मेंशन है या उनके एओए में क्या मेंशन है, ये चीजें मैटर ही नहीं करती है। कोर्ट का ऑर्डर है ना ट्रांसफर करो गवर्नमेंट के नाम पे, तो कंपनी को ट्रांसफर करने ही पड़ेंगे। सो आई होप आप लोगों को सेक्शन नंबर 34 भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। गुड। नाउ फ्रेंड्स लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 35, दैट इज अमेंडमेंट ऑफ शेड्यूल एक्सेट्रा। फ्रेंड्स ये सेक्शन पता क्या कहता है, कहते हैं गवर्नमेंट के पास नहीं पावर है कि वो फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड किसी भी शेड्यूल में क्या है कुछ भी अमेंड कर सकती है, चेंज कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले फर्स्ट शेड्यूल की, ये ना एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये ना टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, पर हमें कैसे पता कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है? तो कहते यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल जो है, अगर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या है डिक्लेयर कर देते हैं ना, तो गवर्नमेंट पता क्या करेगी, उस ऑर्गेनाइजेशन को फर्स्ट शेड्यूल में ऐड कर देगी। मतलब ये है कि गवर्नमेंट क्या है फर्स्ट शेड्यूल में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ऐड भी कर सकती है और उसमें से रिमूव भी कर सकती है, और अगर कुछ उसे लगता है कि अमेंड करना चाहिए तो वो अमेंडमेंट भी कर सकती है। लेकिन कहते हैं गवर्नमेंट ऐसे ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को फर्स्ट शेड्यूल में ऐड नहीं कर सकती है, वो सिर्फ उसी ऑर्गेनाइजेशंस को फर्स्ट शेड्यूल में ऐड करेगी जिनका कनेक्शन टेररिज्म से है। जैसे कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन क्या है टेररिस्ट एक्टिविटीज करती है, एक तो बात होगी कि हाँ वो एक्टिविटीज ऐसे करती ही हैं, दूसरा अगर कहते हैं वो क्या है टेररिस्ट अटैक्स की प्लानिंग करते हैं तो वो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का ही हिस्सा माना जाएगा। या कोई ऑर्गेनाइजेशन क्या है टेररिस्ट की एक्टिविटीज को या उनके इस तरह के कामों को क्या है बढ़ावा देता है या पूरी अपनी सपोर्ट देता है या किसी भी तरीके से कहते हैं वो टेररिज्म से रिलेटेड एक्टिविटीज करते हैं, फिर चाहे वो एक्टिविटीज को क्या है उनकी प्लानिंग करना हो, सपोर्ट करना हो, अपना समर्थन देना हो, उनको बढ़ावा देना हो, या ऐसी एक्टिविटीज को करना ही हो, जैसे भी अगर इस तरह का कोई भी कनेक्शन है तो उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। और इसी तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को ही क्या है गवर्नमेंट फर्स्ट शेड्यूल में ऐड करती है। और अगर ये साबित हो जाए कि ये ऑर्गेनाइजेशन अब टेररिस्ट से कोई लेना देना नहीं है तो वो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को क्या है फर्स्ट शेड्यूल से रिमूव भी कर सकती है। फर्स्ट शेड्यूल का समझ गए फ्रेंड्स? ठीक इसी तरह से कहते हैं गवर्नमेंट क्या है सेकंड और थर्ड शेड्यूल में भी कुछ भी उसको अगर मॉडिफिकेशन करनी है या चेंजेस करने हैं या कुछ ऐड करना है जो भी है वो भी वो कर सकती है। लेकिन मेन बात चाहे शेड्यूल कहते हैं फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, जब उसमें किसी भी तरीके के चेंजेस का गवर्नमेंट जो नोटिफिकेशन इशू करती है ना, उस नोटिफिकेशन को पहले क्या है कहते हैं उसे पार्लियामेंट के सामने भी पेश करना होगा ताकि पार्लियामेंट भी उसके रिलेटेड जो भी जरूरी डिस्कशन करनी है, जो भी जरूरी डिसीजन लेना है वो ले सके। तो सिंपली हम बस ये समझ गए कि शेड्यूल्स में अमेंडमेंट करने की पावर तो है गवर्नमेंट के पास, लेकिन जब वो उस तरह का नोटिफिकेशन इशू करती है तो पहले उसे वो पार्लियामेंट के सामने भी रखना होगा। सो आई होप आप सभी को सेक्शन 35 क्लियर हो गया। फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज के जितने भी हमने सेक्शंस करे हैं सारे समझ आ गए होंगे, लेकिन कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अपकमिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।